I am trapped bro. बस तू मत फंसना. Can't talk much. I will call when the time is right. ये मैसेज भोपाल में 12 मई 2026 को कटरा हिल्स के एक घर में फांसी पर लटकी मिली 33 साल की तिशा शर्मा की है. मरने के कुछ दिन पहले अपनी सहेली को इंस्टाग्राम पर यह मैसेज उसने भेजा था. इस घटना का मुख्य आरोपी उसके वकील पति को बताया गया है. उसकी बेल 18 मई को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी. ऐसा लगा कि न्याय हुआ है, पर ठीक उसी दिन 18 मई 2026 की देर रात ग्रेटर नोएडा में 25 साल की दीपिका नागर अपने ससुराल के छत से गिर गई. और जब उसके पिता से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हमने 11 लाख कैश, 50 लाख का सोना, फर्नीचर और एक स्कॉर्पियो दी थी, पर उसके बाद भी उन्हें फॉर्च्यूनर चाहिए थी और 51 लाख रुपए और चाहिए थे. और इसी पिता के मुंह से वो लाइन निकली जो कई सवाल खड़ी कर गई. उसके पिता ने कहा कि उसने हमें बताया था कि उसे दिक्कत हो रही है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, पर मैंने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई. हम यही सोचते रहे कि जाने दो, ठीक हो जाएगा. 2 लड़कियां, 2 अलग शहर, 2 अलग बैकग्राउंड, एक IT प्रोफेशनल जो MBA थी, एक नई नवेली दुल्हन. लेकिन दोनों की कहानी का एक कॉमन चैप्टर है. दोनों ने मरने से महीनों पहले सिग्नल दिए थे. दोनों ने चैट में, फोन पर रोते हुए अपने परिवार, दोस्तों को बताया था. दोनों के परिवार ने वही पुराना ब्रह्म वाक्य दोहराया कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, वो अब तेरा घर है. पर अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, जो हर माँ बाप, हर भाई, हर पड़ोसी को आज खुद से पूछना चाहिए कि हम बेटियों की बातों को क्यों इग्नोर करते हैं. क्यों जब वो मैं ट्रैप हूँ लिखती है तो हम पढ़कर अनदेखा कर देते हैं. क्यों जब वो मुझे घुटन होती है माँ कहती है तो हम शादीशुदा लड़की हो थोड़ा सहन करो कह देते हैं. तो आज इस लॉजिकल के एपिसोड में इसी लॉजिकल सवाल पर बात करते हैं. हर सवाल का एक ही जवाब है, वो है समाज का डर. और इस डर ने इस देश में पिछले सालों में हजारों बेटियों को कब्र में पहुंचाया है. क्योंकि असली सच यह है कि हमने पीढ़ी दर पीढ़ी इज्जत नाम की एक ऐसी बीमारी पाली है जो जिंदा बेटी से ज्यादा मरी हुई बेटी को इज्जतदार मानती है. हम सोचते हैं कि डाइवोर्स बेटी की इज्जत कम होती है, पर यह भूल जाते हैं कि मरी हुई बेटी की कोई इज्जत ही नहीं बचती है. बस फोटो फ्रेम पर एक माला बचती है और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर एक रेस्ट इन पीस वाला मैसेज आता है. पर हम फिर भी इसी इज्जत को बचाने के लिए खुद को धोखा देते हैं. हम खुद से कहते हैं कि शायद हमारी बेटी ही एग्जैजरेट कर रही है, थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, ससुराल में थोड़ा बहुत तो हर लड़की के साथ होता है. और यही इमोशनल गैस लाइटिंग हमें एक ग्लूमी कंफर्ट देती है कि सब नॉर्मल है, सब ऐसा तो चलता ही है. और ये सब तब तक चलता रहता है जब तक कि एक दिन सब कुछ चलना बंद ना हो जाए और बेटी छत से गिर ना पड़े. अब सबसे पहले डेटा पर बात करते हैं. वो डेटा जो हर दहेज लेने वाले को और देने वालों को दोनों को सुनना चाहिए. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB का आंकड़ा कहता है कि 2017 से 2022 के बीच भारत में 35,493 दुल्हन दहेज की वजह से मरी है. हर रोज 20 लड़कियां. यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस 1 घंटे में इस देश में कहीं ना कहीं एक बेटी की लाश उसके ससुराल की चौखट पर पड़ी हुई होगी. अकेले 2022 में लगभग 6400 दहेज के कारण मौतें रजिस्टर की गई. और ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो दर्ज हुआ है, क्योंकि असली आंकड़ा इससे कहीं भयानक हो सकता है. क्योंकि बहुत सारी हत्याओं को आत्महत्या बना दिया जाता है, बहुत सारी मौतों को एक्सीडेंट बना दिया जाता है और बहुत सारी फैमिलीज के मुंह पैसे या फिर समाज के दबाव के कारण बंद हो जाते हैं. और जब बात कन्विक्शन की आती है तो इस देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपना सबसे शर्मनाक चेहरा दिखाता है. क्योंकि यूपी में ही अकेले 2022 में 2200 से ज्यादा दहेज हत्याओं का केस रजिस्टर किए गए, पर उनका कन्विक्शन सिर्फ 320 में हुआ, यानी कि 14.5% कन्विक्शन रेट. बिहार में 1000 केसेस में सिर्फ 110 कन्विक्शन रेट है, यानी 11%. झारखंड में वही 14.4% है, मध्य प्रदेश में 15.8% और दिल्ली में 11%. मतलब साफ है 100 हत्यारों में से 86 खुलेआम घूम रहे हैं. पर ऐसा नहीं है कि वो 86 के 86 अपराधी ही होंगे, क्योंकि दहेज के कई सारे नकली केसेस भी दर्ज किए जाते हैं. पर अभी अगर इस डेटा को अलग रख दें तो जो डेटा है वो शायद सबसे डरावना सच दिखाता है. वो ये है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 राज्य अकेले देश में 65% दहेज की मौतों के जिम्मेदार है. और दिल्ली अकेला मेजर सिटी है जिसमें 30% दहेज मौतें दर्ज की जाती है. हाँ, वही दिल्ली जो मॉडर्न इंडिया का चेहरा है, जहां मॉल्स है, मेट्रो है, IIT, IIM से पास हुई लड़कियां हैं, फिर भी हर तीसरे बड़े शहर की दहेज हत्या यहीं होती है. वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी कहती है कि 1960 से 2008 तक भारत में 95% शादियों में दहेज दिया गया है. यानी ये प्रॉब्लम हमेशा से ही थी, पर अभी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है, बस इसका फॉर्म बदल रहा है.
पहले गाय भैंस मांगते थे, अब फॉर्च्यूनर मांगते हैं। पहले 10,000 कैश लिया जाता था, अब 51 लाख रुपए। पहले सोने की चूड़ियां, अब दिल्ली में 3 BHK फ्लैट। पहले मारते थे, अब छत से फेंक देते हैं और सुसाइड लिख देते हैं। अब वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं कि जब हमारी बहनें बेटियां हमें सिग्नल देती है तो हम उन सिग्नल को क्यों इग्नोर कर देते हैं। तो इसका असली जवाब फाइनेंशियल ट्रैप में छिपा हुआ है। माँ बाप शादी पर इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि अब बेटी को वापस लाना उन्हें अपनी हार लगती है। जैसे दीपिका के पिता ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, 11 लाख कैश, 50 लाख का सोना, स्कॉर्पियो, फर्नीचर वगैरह वगैरह, और इस इन्वेस्ट पैसे को जस्टिफिकेशन के लिए वो कहते रहे जाने दो, दहेज देते रहे, बेटी को समझाते रहे, जब तक वो छत से नीचे गिर नहीं गई। क्योंकि हमारे दिमाग में एक संक कॉस्ट का भ्रम घुसा हुआ है कि इतना पैसा लगा दिया है तो अब छोड़ नहीं सकते। जैसे कि बेटी कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई शेयर हो जिसे होल्ड करना जरूरी है जब तक कि वो लॉस की रिकवरी ना कर दे। और इसके साथ साथ चलता है समाज का डबल स्टैंडर्ड। वही समाज जो लड़की के मरने पर बेचारी इतने कम उम्र में चली गई कहता है, वही समाज लड़की के डाइवोर्स देने पर कैरेक्टर ठीक नहीं था, जरूर लड़की में कमी होगी कहता है। यानी मरी हुई बेटी पर सहानुभूति है लेकिन जिंदा बेटी पर शक है। मरी बेटी की आरती उतार ली जाएगी लेकिन जिंदा डाइवोर्स बेटी को कोई शादी में नहीं बुलाएगा। और इसी समाज का दबाव हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशनल प्रोग्रामिंग के रूप में बैठा हुआ है। क्योंकि तिशा की मां ने भी शायद कभी अपने ससुराल में अत्याचार सहा होगा, दीपिका की दादी ने सहा होगा। इसीलिए जब बेटी ने कहा कि मुझे यहाँ घुटन हो रही है तो मां ने सोचा मैंने भी तो सहा है, ये भी सह लेगी, ये तो नॉर्मल है। हम इस ट्रॉमा को हेरिटेज की तरह पास डाउन करते हैं और हम अपनी पीढ़ी को अगली पीढ़ी का कैरेक्टर बिल्डिंग समझते हैं। और इसी सोच ने हमारी बेटियों को सिखा दिया है कि बेटा ससुराल ही असली तुम्हारा घर है, लड़कियों को थोड़ा झुकना ही पड़ता है, मर्द है थोड़ा हाथ उठा सकता है, इतना चलता है। और जब बेटी इन्हीं संस्कारों के साथ बड़ी होती है तो खुद ही अपनी आवाज को दबा देती है। और शायद से यही हुआ इन दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों ही परेशान थी, दोनों ही पढ़ी लिखी थी, पर फिर भी अपने ससुराल को छोड़ नहीं पाई। और उनकी कहानी का अंत इतना दुखद हुआ है कि आज वो बस खबर बनकर रह गई। अब ये विषय इतना सेंसिटिव है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। पर इस घटना पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।